Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you, sir? Fine. I am doing good. Sir, still they are अपना वीडियो ऑन नहीं करके रखा है, इतना रिपीटेड बोलने पर भी. Yeah. Class 12. Why they are not doing? I don't know. Class 9, class 12. Please अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा. Aryan, Ritik. हाँ, yes sir. No, I am asking them. Aryan, Ritik. बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए. महावीश तो अभी ऑनलाइन हुई नहीं है. क्योंकि इतनी बार बोला गया, फिर भी ये नहीं सुनते ही नहीं है, बिल्कुल भी. क्यों नहीं सुनते पता नहीं. बार बार बोलने से क्लास डिस्टर्ब होती है. और अटेंडेंस भी बहुत ही पुअर है, स्पेशली फिजिक्स में तो ज्यादा ही पुअर. और ये समझ नहीं रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत बहुत कुछ ले सकते हो आप लोग सर से. बहुत इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है. हम देखते हैं तो कुछ तो हम भी सीख लेते हैं. एज अ सपोर्ट टीचर अगर हम भी रहते तो बहुत सी चीजों को सर की हम ही देख लेते हैं कि हाँ कितना क्लियरली सर ने एक्सप्लेन किया है. आप लोग को इतना अच्छा मौका है, इतने अच्छे सर प्रोवाइड किया गया है आपको, फिर भी आप उसको कोई फायदा नहीं उठा रहा है. क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप सीरियस नहीं ले रहे हो फ्यूचर को अपने. इतनी पुअर अटेंडेंस क्यों देते हो? आई डोंट नो. पता नहीं क्यों नहीं आते हो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में. टीचर्स पंक्चुअल हैं, वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं बार बार, फिर भी आप तो सुनते ही नहीं है. उसको तो आपने ताक पे रख दिया है कि हाँ हम सुनना ही नहीं है हमें किसी की बात. कोई बात नहीं, हम ये सारी रिपोर्ट प्रिंसिपल मैम को फॉरवर्ड करेंगे कि रिपीटेड बोलने के बाद भी कोई ऑन नहीं करता है. दैट्स इट. और अपना काम करेंगे. सर आप कंटिन्यू कीजिए क्लास. अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी. बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको. टीचर आपके कह रहे हैं और इतनी बार कह रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए वीडियो ऑन करने में. यस, महावीश ने किया और अभी ऋतिक ने किया नहीं है. गुड बेटा, जो करेंगे ना बहुत अच्छी बात है. आप वीडियो ऑन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप पढ़ ही तो रहे और हम पढ़ा रहे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अभी. ठीक है, वी कैन नॉट कीप वेटिंग. तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने जो मेन कॉन्सेप्ट जिस पे ध्यान दिया था, सबसे पहला तो ये था कि 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया. कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, जो हम पहले से कैटेगरीज जानते हैं, और उनके बीच की कंडक्टिविटी का जो लेवल है उसको हमने कहा सेमीकंडक्टर्स, राइट. बट केवल कंडक्टिविटी ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है ये डिसाइड करने में कि क्या वो चीज सेमीकंडक्टर है. और ये जानने के लिए कि क्या चीज वाकई में सेमीकंडक्टर है, हमें उसके एनर्जी बैंड्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किए जा सकते हैं, because we know that eventually the conduction is done by electrons. ठीक है. तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आइसोलेटेड एटम होता है उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है. ये एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हमें नील्स बोर ने दिया था, राइट. जिसमें हमने कहा कि ये जो बाहर जितने भी ऑर्बिट्स हैं ये सब फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स हैं. लेकिन ये केवल तब सच है जब ये एटम आइसोलेटेड है. जैसे जैसे ये एटम्स पास आते हैं तो आसपास के जो एटम्स हैं, मान लीजिए यहाँ एक और एटम आ गया, तो इसका न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल भी करेगा. तो आप देखिए ये मल्टीपल फोर्सेस, और इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स तो हैं. तो ये मल्टीपल फोर्सेस इस पे लग रही हैं, जो किस पे डिपेंड करेंगी कि ये जो लैटिस है, यानी कि जो पूरा ग्रिड ऑफ एटम्स है उसमें ये कहाँ पे प्लेस्ड है, इसके आसपास
कितने एटम्स हैं, इन सब पे ये डिपेंड करेगा कि इस पे एग्जैक्टली क्या फोर्स लगेगी। इस वजह से इवेंचुअली क्या होगा कि हर एक एटम पूरे क्रिस्टल में, एवरी एटम के जो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए इसका 13.6 की जगह 13.61 हो गया, ठीक है, तो इसका 13.61 की जगह क्या हो गया कि 13.59 हो गया, और इस तरह से बहुत मामूली मामूली डिफरेंसेस होंगे, बहुत छोटे 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 डिफरेंस होंगे, और एक छोटे से क्रिस्टल में भी बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। और अगर बिलियंस ऑफ एटम होंगे और सबकी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, तो अगर हम उन सबको एक साथ रख के देखें तो rather than they having all of them having exactly the same energy level, they will have slightly different energy levels. Okay, now इन सबको अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो वो हमें एक बैंड स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा, और ये हमें एक रेंज मिलेगी एनर्जी की rather than an individual fixed energy, ठीक है। और इसी रेंज को जो हमें एनर्जी लेवल्स की मिलती है, इसको हम एनर्जी बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम हम देखते हैं, ये सिलिकॉन के लिए अगर है ये डायग्राम, राइट, दिस इज फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी ऐसा उसका सिमिलर होगा जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, 8 पॉसिबल है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। उसमें से किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है 8 हैं, लेकिन अगर हम उनके एजिमुथल क्वांटम नंबर को देखें, राइट, विच इज नोन एज एल, राइट, तो वो केवल 2 ही पॉसिबल होते हैं वैलेंस शेल में। कौन कौन से, एस और पी। एस का नंबर होता है 0, पी का नंबर होता है 1। ओके, तो अब हमारे पास कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में, 4। इन 4 में से 2 तो एस में जाएंगे, 2 की ही वैकेंसी होती है, और 2 के 2 उसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वैकेंसी है, और फील्ड है 2। लेकिन जब हम पी बैंड, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसमें वैकेंसी तो 6 की होती है, लेकिन उसको केवल 2 ही भरते हैं। अब जो हमारा क्रिस्टल है, हमने कोई भी एक क्रिस्टल लिया जिसमें बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो इस क्रिस्टल में मान लीजिए हम ये कहते हैं कि n एटम्स हैं, और अगर यहाँ पे n एटम्स हैं जहां पे कि n इज वेरी वेरी लार्ज, ओके, इट इज इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस, तो हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और कितनी भरी हुई, ठीक है। तो हमारे पास एस बैंड में, एस ऑर्बिटल में 2n वैकेंसीज हो गई, और फील्ड कितने हैं, 2n, क्योंकि ये फुली फील्ड है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द p orbital we have 6n vacancies, but filled are only 2n। ये चीज तो अब क्लियर है। अब हम इस क्रिस्टल को बनाते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते हैं शुरू में ये सारे बिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, उस समय इन सब में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम इक्वल, ठीक है। और ये वो वाली स्टेज है जहां पे डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। ओके, फ्रॉम this point onwards the distance is very very large। ओके, अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो हमने बात की वो बिल्कुल सच है, ठीक है। अब जैसे 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 हमने डिस्टेंस कम किया, एक समय आएगा कि जो एक एटम का दूसरे एटम पे इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाएगा, मेजरेबल होना शुरू हो जाएगा, और तब हम ये देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हर एक एटम के थोड़े थोड़े चेंज होने लगे, और एक बैंड फॉर्मेशन शुरू हो गई है रादर देन
वेरी शार्पली डिफाइंड सिंगल एनर्जी लेवल। तो देखिए ये बैंड बनना शुरू हो गया, ये s लेवल ऑर्बिटल में बैंड बन गया, एनर्जी बैंड, और ये p में भी बनना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा 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 दूर होने शुरू हो गए हैं, क्या, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। लेकिन देखिए रफली वो स्ट्रक्चर्ड अराउंड द सेम नंबर ही है, इट इज स्टिल स्ट्रक्चर्ड अबाउट द सेम एवरेज नंबर, बट कुछ एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ गई है, और कुछ एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी कम हो गई है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग डिस्टेंस। तो ये जो पहला रीजन है ये डिस्टेंट रीजन है। अब जो रीजन बी है, जो यानी कि ये देखिए ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये रीजन है जब डिस्टेंस काफी कम हो गया है, और इतना कम हो गया कि ये बैंड्स बढ़ते 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 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीजन बी, पी बैंड में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिनकी एनर्जी एस बैंड के सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर पहुंच जाएगी। यानी कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन एस बैंड एंड पी बैंड वो एक तरह से मिट जाएगा। रादर देन हैविंग अ गैप, it will become a continuous belt of energy, a continuous band of energy which happens in region C. It starts to happen at the end of region B, and in region C, this is the region when there is no band gap in energy. Continuously, electrons have all energy levels starting from here till here, all the energy levels are allowed. अब हम लेकिन उतनी दूरी पे क्रिस्टल नहीं बना होता है, जो क्रिस्टल है एक्चुअली वो यहाँ बना है। जब हम इतनी पास ले आए हैं एटम, तो उसके बाद हम एटम्स को और पास लाएंगे। जब हम एटम्स को और पास लाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जो ये बैंड्स मिल गए थे, एनर्जी बैंड्स, ये इसमें एक स्प्लिट आ जाता है, ओके। बट यहाँ के स्प्लिट में जो L0 और L1 का स्प्लिट का डिफरेंस था, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या है वो डिफरेंस? वो ये है कि पहले जो नीचे के स्टेट्स थे, जो इस गैप के नीचे के स्टेट्स थे, वो क्या थे? जिसमें केवल 2n इलेक्ट्रॉन्स ही एडजस्ट हो सकते थे, ओके, और 2n ऊपर एडजस्ट होते थे। लेकिन अब जो ये स्प्लिट हुआ दोबारा से और पास आने पर, तो वो इक्वल स्प्लिट हुआ, यानी कि नीचे का जो बैंड है हमारा, ये वाला एनर्जी बैंड जो है, इस एनर्जी बैंड में इतने एनर्जी लेवल्स हैं कि 4n इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, और इसके ऊपर वाला जो बैंड है उसमें भी 4n इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके। अब अगर हम क्या करते हैं कि जिस डिस्टेंस पे, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे जब वो लैटिस बना, जब वो क्रिस्टल बना, तो हम इसके बीच में एक गैप पाते हैं। जो 4n इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन्स के पास खाली वैकेंसीज हैं, उनके बीच में एक एनर्जी गैप पाते हैं। इस एनर्जी गैप को बोलते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप, और इसको डिनोट करते हैं ई सबस्क्रिप्ट जी से, ठीक है। एक्सक्यूज मी, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, राइट। इस पूरी कहानी का जो सार आता है वो ये निकल के आता है कि इवेंचुअली what we find is that the 4n electrons, yani 4 electrons, all the electrons are actually residing in a band of energy, and then there is a band which is not available to any electron. So this is also the forbidden region, okay। इसको इसीलिए हम फॉरबिडन रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है, तो इसलिए ये फॉरबिडन रीजन भी है। और इसके बाद 4n और स्टेट्स बचे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन चाहे तो ले सकता है, लेकिन उस तक जाने के लिए उसको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए।
इससे कम एनर्जी होगी तो एक फॉरबिडन रीजन होगा, वो वहां जा ही नहीं पाएगा, वो वहीं रुका रहेगा। हमें कम से कम इतनी एनर्जी देनी है कि वो कूद के यहाँ आ जाए, तभी उसका कूदना संभव होगा, वरना वो वहीं रुका रहे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ओके, अब ये जो नीचे हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये किस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस रीजन को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय definition at the without excitation at ground state all the valence electrons are here, तो इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ये जो ऊपर है एनर्जी बैंड के ऊपर जब आ जाता है तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, यानी कि दे आर फ्री टू मूव अराउंड, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, तो ये पूरा जो डायग्राम है ये क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो एनर्जी लेवल्स हैं आइसोलेटेड एटम्स के वो पास लाने से धीरे धीरे बैंड्स में चेंज होते हैं। कौन से रीजन्स होते हैं, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी ऑफ एक्सट्रीम ओवरलैप टू लेकर रीजन डी वेयर द सेग्रीगेशन एंड द फॉरबिडन बैंड इज क्रिएटेड। ओके, तो ये हमें चारों रीजन समझ आने चाहिए ए से डी तक, और ये समझ आना चाहिए कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि हमारे पास 3 बैंड्स एनर्जी के मिलते हैं, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन रीजन और द बैंड गैप एंड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये किस जगह पे बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल स्पेसिंग है, क्योंकि फाइनली तो हम क्रिस्टल की फॉर्म में ही सिलिकॉन को यूज करेंगे, किसी और फॉर्म में तो यूज कर नहीं सकते, बाकी तो केवल थियोरेटिकल डिस्कशन है। तो हम हमारे पास केवल ये वाली जो लाइन पे डेटा है वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब एक बार जब हमें ये समझ आ जाता है तो हम इस डायग्राम को अपने आगे के डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे और केवल एक्चुअल स्पेसिंग पे क्या हो रहा है उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्चुअल स्पेसिंग में हमें किन चीजों को नेम करना है। ठीक है, तो जब एक्चुअल स्पेसिंग की बात है तो कर्व्स की जगह हमारे पास केवल लेवल्स, राइट। तो देखते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है, ये है हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, बैंड, और जो वैलेंस बैंड की हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी उसको हम बोलते हैं ई सबस्क्रिप्ट। फिर हमारा आ गया फॉरबिडन रीजन, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, और उसके बाद आ गया कंडक्शन। कंडक्शन बैंड की जो सबसे नीचे की एनर्जी स्टेट, सबसे नीचे की, उसको बोलते हैं ई सबस्क्रिप्ट सी। ठीक है, अब ये जो गैप है फॉरबिडन रीजन का, ये वाला जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं बैंड गैप और डिनोट करते हैं ई सबस्क्रिप्ट जी गैप। ओके, नाउ understand one thing, that EV is a energy level, EC is also an energy level, but EG is not a level. EG is a difference in the energy of two levels. Okay, so ये band gap है और ये energy levels है। ओके, सो हमें टर्म्स करेक्ट यूज करने हैं और डिफरेंस भी दोनों का समझना चाहिए कि गैप है और एक एब्सोल्यूट नंबर है। ओके, तो अब हमारे पास ये चीजें आ गई, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप। ठीक है, ये केवल कौन से डिस्टेंस पे हम बात करते हैं, एक्चुअल स्पेस। ओके, इसीलिए हमारा पूरा जो डायग्राम था वो बहुत ही सिंपल होकर केवल ये बैंड स्ट्रक्चर में हम उसको डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज स्पेसिंग विल नॉट चेंज इन अ क्रिस्टल।
Okay. Now, how can we explain conductivity based on these band structures? So first let's talk about metals. Metals में conductivity दो कारणों से होती है. Okay. दो कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक कंडीशन ये होती है कि जो वैलेंस शेल है, हमारा जो वैलेंस बैंड है, राइट, वो फुली ऑक्यूपाइड नहीं है. ओके, वहां पे थोड़ी सी जो है वैकेंसी बची है. मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी बनती थी 4 और केवल 3 ही भरे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ जगह बच गई. वैलेंस बैंड, अगर वैलेंस बैंड में कुछ जगह बच गई तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो जगह क्यों बनी है? क्योंकि कुछ जो है वो कंडक्शन बैंड में, राइट. तो अब क्या हो गया है कि वैलेंस बैंड में थोड़ी जगह बन गई है और कंडक्शन बैंड में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इवन एट रूम टेम्परेचर. ओके, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. तो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें कि मेटल्स जो है कंडक्ट करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द अदर सिचुएशन? एक और कंडीशन हो सकती है ओनली इन केस ऑफ मेटल्स. वो क्या होती है कि जो ईवी है, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ईवी इज लेस देन ईसी. Okay, this is the most common case. EV is less than EC. But in some metals, what ends up happening is that EV is actually more than EC. इसका मतलब ये है कि जो कंडक्शन बैंड है वो एनर्जी ईवी के शुरू होने से पहले, खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन में, ये वैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन बैंड में भी है. तो इनको कोई भी और एनर्जी नहीं चाहिए टू बिकम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. दे आर ऑलरेडी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. और इसी चीज को कहने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका क्या है हमारे पास यही कहने का? दूसरा तरीका यह है कि जिस तरह से यहाँ पे बैंड गैप बना था वो ना बने. जैसे कि रीजन सी है, अगर हमारा एक्चुअल स्पेसिंग यहां होता, ये हमारा एक्चुअल स्पेसिंग होता, राइट, तो यही सिचुएशन बनती. देयर इज अ कंटिन्यूम ऑफ ऑल एनर्जी लेवल्स. द बैंड, वैलेंस band and the conduction band have overlapped. Okay, that is exactly what is true in some of the metals, right. तो ये भी एक कंडीशन है. तो मेटल्स की अगर हमसे कंडक्टिविटी पूछी जाती है बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड्स, देन वी हैव टू गिव 2 केसेस and explain the 2 cases. दोनों ही metals में possible. Okay. Now let's look at, बेटा बिल्कुल वीडियो एकदम अभी किसी का भी ऑन नहीं है, ऐसा मत करिए. Keep your videos on. Okay. You should know attendance is compulsory. You won't be able to write your exams. आप अपने सीनियर्स से भी पता कर लीजिए, बिना अटेंडेंस के एग्जाम नहीं लिखने देते हैं बोर्ड में, राइट. एंड इट इज अ डायरेक्टिव कि अटेंडेंस ऐसे ही नहीं हम बांट सकते हैं. जब तक फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट प्रूवन वी कैन नॉट डू दैट. तो कीप योर वीडियोज ऑन. दैट्स द प्रूफ ऑफ योर प्रेजेंस इन द क्लास. ओके, चलिए अब हम दूसरे केस पे आते हैं जो इंसुलेटर्स का केस है. तो इंसुलेटर के केस में बैंड गैप होता है, डेफिनेटली होता है. और जो वैलेंस बैंड है वो पूरी तरह से
भरा हुआ होता है और जो कंडक्शन बैंड है वो खाली है। ओके, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी and valence band is full, and the gap between them is very high, more than 3 electron volts. Okay, this gap is so high, right, that in a solid the electron will never have enough energy to jump from the valence band to the conduction band, and hence the electrons available for conductions are practically not available at all, and इसलिए कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें इसमें क्या क्या याद रखना है कि जो वैलेंस बैंड है वो फुल है, जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, और बीच का गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। ये नंबर भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ रियल इंटरेस्ट। ओके, व्हाट इज दैट? It is the semiconductor where the gap, okay, where the gap between the two is what? The gap between the two is less than 3 electron volts. Okay, there is a gap, there always is a gap, that's why it's not fully conducting, lekin that gap is very less, it's much lesser than 3 electron volts. तो ये इतना गैप होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नियर द ईवी, दे कैन गेट थर्मल एनर्जी टू जंप टू ईसी, और जब वो ईसी में चले जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाता है और ईसी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ओके, ये जो हमारा डायग्राम है बुक में, ये स्लाइटली मिसलीडिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? शुरू में अगर हम इसको 0 केल्विन पे रख दें सेमीकंडक्टर को, तो इसका भी वैलेंस बैंड फुल होगा और जो कंडक्शन बैंड है वो फुली एम्प्टी होगा, एग्जैक्टली लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन ये गैप कम होने की वजह से क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर some electrons are able to jump from the valence band to the conduction band. ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो जाती है और यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एंड देन द कंडक्शन स्टार्ट्स। ओके, एंड हाउ द कंडक्शन हैपेंस, लेट मी डू अ डीप डाइव इनटू दैट। ओके, बट this is to be well understood. Okay, this in itself is a question to be answered in the theoretical part, so you should be able to draw it and explain. Okay, now before we go deep into how this conduction happens, we understand that there are some electrons which are able to go to the conduction band and hence the conduction happen. But how does it happens in actuality? We will do a slight one step deeper into it, but before that first let's understand कि usually जो semiconductors हैं उनको हम based on the way we will explain the conduction, right, we divide them into two parts. जैसे कि हमने शुरू में semiconductors को उनके composition के हिसाब से differentiate किया था कि एलिमेंटल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक्सेट्रा, राइट? नाउ दिस डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन कि हम उनमें कंडक्शन किस तरह अचीव करते हैं। तो एक होते हैं इंट्रिंसिक, ओके, दे आर मेड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यूजुअली दे आर सिलिकॉन और जर्मेनियम. These are our two main substances which are in elemental form सेमीकंडक्टर्स. ओके, बाकी होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी गई विद द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, okay, by an amount that they become more usable. Okay, and actually this is the one that we will study the most about, because जो
असली डिवाइसेस हैं वो एक्सट्रिंसिक से ही बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर वी विल गो इनटू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, इंट्रिंसिक यानी प्योर। ठीक है, तो पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं, राइट। दिस crystal structure is very similar to one that you studied in class 10th also, which was the structure of a diamond, right? कि एक एटम होता है सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है मान लीजिए, ये 4 एटम से जुड़ा होता है। ओके, इन 3 डायमेंशनल, दैट इज हाउ वी कैन शो। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है सिमिलर टू डायमंड, यही सिलिकॉन और जर्मेनियम में होता है, बिकॉज दे हैव द सेम वैलेंस बॉन्ड, देयर एबिलिटी टू कैटिनेट इज आल्सो सिमिलर, ऑल्दो पॉसिबली नॉट anywhere close to the level carbon has it. That's why the diamond is a lot more stronger than silicon or germanium, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज दे आर सेम। तो एक सिलिकॉन का अगर हम एटम देखते हैं, वो इन सब से कोवैलेंटली बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड्स है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है, राइट, कोवैलेंट बॉन्ड अगर आपको याद है ही सबको, आई एम प्रीटी श्योर, तो ये शेयरिंग की हुई है इलेक्ट्रॉन की, और हम ये कह चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों ही एटम्स के साथ बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव अराउंड, ओके, एंड हेंस दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अराउंड। ठीक है, तो केवल एक फर्क है, जैसा मैंने अभी भी बोला कि जो कार्बन है वो बहुत छोटा एटम होता है, राइट, उसमें जो है कार्बन जो है उसमें एक तो ये वाला हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का शेल हो गया के, उसके बाद एल शेल हो गया जिसमें कि वी है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, इसीलिए जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन उससे एक शेल और है इसमें, राइट, दिस इज हाउ द सिलिकॉन इज। तो सिलिकॉन में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा लेस टाइटली कपल्ड है, और जर्मेनियम के केस में एक और शेल है तो वो और भी थोड़ा सा वीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन में तो इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके निकाल लेना to send it to the conduction band is practically impossible. Okay, actually the band gap in carbon is very high, it's more than 5.5 electron volts, तो इसलिए कार्बन का जो डायमंड फॉर्म है उसमें प्रैक्टिकली कंडक्टिविटी होती ही नहीं, it is as good as a pure insulator. Okay, the energy gap is one of the highest. लेकिन जब हम बात करते हैं सिलिकॉन की तो वो एनर्जी गैप कम हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम हो जाता है, जर्मेनियम में और भी कम हो जाता है। ठीक है, तो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दैट डिस्पाइट बीइंग इन अ कोवैलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू अ स्लाइटली हायर टू द कंडक्शन बैंड लेवल, वो एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन पार कर सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। Okay, effect of temperature on conductivity of the intrinsic semiconductor, right, as I have already said कि ये जो गैप है एनर्जी गैप, राइट, ये हमारा कौन सा है, बैलेंस, ओके, और ये जो है कंडक्शन बैंड।
और ये जो बीच में है ये है हमारा एनर्जी गैप। ये जो है इस समय अगर हम डायमंड को लेके चलते हैं, लेट्स से डायमंड, तो जो Eg है वो ग्रेटर देन 5.5 इलेक्ट्रॉन। I have a little bit of problem in writing today because I think something has gone wrong with the settings of my computer. Okay, so my writing is not coming very readable. Okay, so excuse me for that. अगर किसी को मेरा लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा उसको थोड़ा I will write it bigger. Okay, क्योंकि आज ये कुछ सेटिंग के प्रॉब्लम की वजह से it's not working fine. Okay. तो डायमंड में ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो प्रैक्टिकली एट सेम टेम्परेचर्स आप जंप करके एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ओके, देन इट कम्स क्लोज टू very lower numbers, and the electrons from the valence band are able to jump up to conduction band with thermal energy. और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, more and more electrons are able to jump from the valence band to conduction band, and more the electrons in the conduction band, more is the conductivity. इसलिए जो है in case of intrinsic semiconductors, याद रखिए ये जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये अभी तक हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, यानी प्योर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो क्या हो रहा है उसमें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। Let's contrast this behavior from metals. Metals में क्या होता है कि already the number of electrons in the conduction band are numerous. There are innumerable number of electrons already there. उनका नंबर थोड़ा और भी बढ़ा दें अगर एनर्जी देकर तो भी उसकी कंडक्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं दे गिव मोर रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मूविंग, राइट। ये चीज हमने जो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ा था जब ड्रिफ्ट करंट पढ़ रहे थे, तो उसमें ये आप पढ़ चुके हैं, राइट। दैट थिंग हैज बीन डन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो वो आपको पता है कि इसी वजह से मेटल्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। उसका रीजन बिल्कुल अलग है इससे। चाहे एक दो इलेक्ट्रॉन्स और आप कंडक्शन बैंड में डाल दो, लेकिन उनके आने जाने का रास्ते में आप जो है रुकावट पैदा कर दोगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। उसका रीजन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले ही इतने कम होते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एटम्स वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा रेजिस्टेंस वो जो वाइब्रेटिंग एटम्स है बढ़ाने की कोशिश यहाँ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज मच मच हायर, एंड हेंस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इन केस ऑफ मेटल्स कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, ओके, फॉर वेरी वेरी डिफरेंट रीजंस। और जब हम बात करते हैं कंडक्टर की, सॉरी इंसुलेटर्स की, तो इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है क्योंकि गैप इतना बड़ा होता है कि थर्मल एक्साइटेशन से हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। Okay, I am coming to the end of the class now. We will rejoin after 1 hour. Remember, we have 2 classes today. Okay, so come back after 1 hour after doing your other class, and we will continue from this point onwards. Okay, thank you very much. I'll see you after an hour.